भोपाल में तबलीगी जमात का कार्यक्रम चल रहा है। लगभग 12 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, 20 देशों से इकट्ठे हो रहे हैं। 600 एकड़ में कार्यक्रम चल रहा है। 4 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। लेकिन न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तबलीगी जमात की चर्चा हो रही, न प्रिंट मीडिया में तबलीगी जमात की चर्चा हो रही है, न कोई नेता इसकी चर्चा कर रहा है, न कोई अभिनेता कर रहा है, न कोई लेखक कर रहा है, न कोई बुद्धिजीवी कर रहा है। तबलीगी जमात वो जमात है जिसको दुनिया के कई देशों ने बैन किया हुआ है। ईरान ने बैन किया, उज्बेकिस्तान ने बैन किया, तजाकिस्तान ने बैन किया, कजाकिस्तान ने बैन किया, रसिया ने बैन किया, सऊदी अरबिया ने बैन किया। और भारत में शुरू हुआ इस संगठन पे आज तक भारत में कभी बैन नहीं लगाया गया। आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे, तबलीगी जमात के 99 साल पूरे हो रहे। आरएसएस को काउंटर करने के लिए ही अगले साल 1926 में, आरएसएस 1925 में शुरू हुआ और आरएसएस को ही काउंटर करने के लिए 1926 में तबलीगी जमात शुरू हुआ। आरएसएस की स्थापना नागपुर में हुई और तबलीगी जमात की स्थापना दिल्ली में हुई। उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, निजामुद्दीन में। आज तक चर्चा ही नहीं हुई कौन पकड़ा गया, कितने पकड़े गए, कब आतंकवादी पकड़ा गया, आतंकवादियों का तबलीगी जमात से क्या कनेक्शन, कभी चर्चा ही नहीं हुई। भारत में इतना जिहाद कैसे फैल रहा है, मजहबी उन्माद कैसे फैल रहा है, भारत में इतनी कट्टरता क्यों फैल रही है, पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर आतंकवादी क्यों बन रहे हैं, कभी इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही। कभी ये देखा ही नहीं गया कि कहीं तबलीगी जमात का कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है। कभी ये सोचा ही नहीं गया कि तबलीगी जमात जो दुनिया के 155 देशों में काम करता है वो करता क्या है। क्या तबलीगी जमात वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है? क्या तबलीगी जमात नारी तू नारायणी सिखाता है? क्या तबलीगी जमात जननी जन्म भूमिश्च सिखाता है? क्या तबलीगी जमात सर्वमंगल मांगल्य सिखाता है? क्या तबलीगी जमात सर्वे भौल सुखन सिखाता है? क्या तबलीगी जमात वंदे मातरम को प्रमोट करता है? क्या तबलीगी जमात नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को प्रमोट करता है? क्या तबलीगी जमात भारत की संस्कृति को प्रमोट करता है? क्या तबलीगी जमात भारत की परंपरा को प्रमोट करता है? क्या तबलीगी जमात भारत के त्योहारों को प्रमोट करता है? आखिर तबलीगी जमात करता क्या है? कभी चर्चा ही नहीं हुई। और बड़े आश्चर्य की बात यह है, संघ का छोटा सा भी कार्यक्रम होगा, प्रतिनिधि सभा होगी या मान लीजिए 10,000 20,000 लोग भी इकट्ठा होते, खूब चर्चा होती है। और वहीं दूसरी तरफ तबलीगी जमात में 12 लाख लोग इकट्ठा हो रखे हैं। 4 दिन कार्यक्रम चलेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में कार्यक्रम हो रहा है। 20 देशों से लोग आए हुए हैं। प्रतिदिन 4-4 उनके स्पीकर्स बोलेंगे भी, लेकिन कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं आ रही है। तबलीगी जमात में कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसका कोई वीडियो का क्लिप भी नहीं आ रहा है। संघ के लोग क्या बोलते हैं, पूरा वहां मीडिया रहती है, एक एक चीज सब बताते रहते हैं। संघ में क्या होता है, पर डे कार्यक्रम के बाद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, जो कुछ हुआ रहता है उसको बताया भी जाता है। तबलीगी जमात कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करती है। और जानते हैं, तबलीगी जमात पे 2009 में रूस की सुप्रीम कोर्ट ने इसको आतंक, जो टेररिस्ट ग्रुप होता है, उसमें डाल दिया था। 2021 में सऊदी अरब ने कहा था कि ये डेंजर टू सोसाइटी है और ये वन ऑफ द गेट ऑफ टेररिज्म है। ये सऊदी अरब ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, सऊदी अरब। आप लोग भी गूगल करिए तबलीगी जमात, या गूगल करिए हाउ मेनी कंट्रीज हैव बैंड तबलीगी जमात, सब आपको डिटेल मिलेगा। तबलीगी जमात के समर्थक मलेशिया में बहुत सारे नेता हैं, इंडोनेशिया में बहुत हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे नेता हैं। पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इसके रह चुके हैं। एक मौलाना तारिक जमाल है पंजाब पाकिस्तान के, उनके बहुत वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते रहते हैं, वो तबलीगी जमात के रहे हैं। भारत के अंदर भी बहुत सारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार तबलीगी जमात से जुड़े हुए। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो भूतपूर्व कैबिनेट केंद्रीय मंत्री हैं, वो तबलीगी जमात के लीगल एडवाइजर है। मैं जानता हूं उनको अच्छे तरीके, नाम नहीं बताऊंगा। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, हालांकि उसमें 2-4 जगह उसमें कुछ थप्पड़ उप्पड़ भी पड़ा, कई जगह उसका बैन भी हुआ है। अभी यंग लड़का है, वो तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है। तो भारत में नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार सब तबलीगी जमात की तरफ जुड़ते जा रहे हैं। 15-20 साल पहले जिन शहरों में छोटी छोटी बच्चियां आराम से बाल खोल के चलती थी, आज की डेट में वहां वो बाल ढक के चल रही हैं। 15-20 साल पहले जिन शहरों में, जिन कस्बों में वहां की महिलाएं वहां की लोकल वेशभूषा पहनती थी, चाहे वो दक्षिण में थी तो साड़ी पहनती थी, पंजाब में थी तो बाकायदा सलवार सूट पहन रही थी, जो जहां रह रही थी वहां सूट पहन रही थी, या गुजरात में थी तो वहां की साड़ी पहनती थी, राजस्थान में राजस्थानी साड़ी पहनती थी, आज की डेट वो बुर्का पहन रही हैं। और कभी इसके ऊपर रिसर्च नहीं हो रहा है कि एकाएक ऐसा क्या हो गया कि भारत की वेशभूषा भी लोगों ने छोड़ दिया,
भारत के त्यौहार तो पहले ही नहीं मना रहे थे। क्या कारण है कि यंग जो लोग हैं यहाँ की, वो ना यहाँ का पहनावा पहन रहे हैं, न यहाँ की बोली बोल रहे हैं, न यहाँ की भाषा बोल रहे हैं, न यहाँ का त्यौहार मना रहे हैं। इतनी कट्टरता कैसे बढ़ जा रही? 30-35 साल तक पहले होली दिवाली पे मिलने आते थे, वो भी बंद हो गया। आखिर ऐसा कौन सा संगठन है? इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आखिर कुछ तो गड़बड़ है ना। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा, विदेश मंत्रालय से निवेदन करूंगा, गृह मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि एक बार ईरान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया और सऊदी अरब के सरकार से पूछिए तो कि उन्होंने तबलीगी जमात को क्यों बैन किया। क्या कारण था? क्या वो तबलीगी जमात ने उन देशों में किया था जिसके कारण, क्योंकि ये तो इस्लामिक कंट्री है, ईरान में सारे मुसलमान हैं, उज्बेकिस्तान में भी इस्लाम मुसलमान है, तजाकिस्तान में भी है, कजाकिस्तान में भी है, सऊदी अरब में भी है। चलो रसिया को मान लेते हैं कि नॉन इस्लामिक कंट्री है, बाकी ज्यादातर इसको बैन करने वाले इस्लामिक देश है। तो इस्लामिक देश भी तबलीगी जमात को क्यों बैन कर रहे? इस्लामिक देश भी तबलीगी जमात को डेंजर फॉर सोसाइटी क्यों बता रहे? वन ऑफ द गेट ऑफ टेररिज्म, टेररिस्ट क्यों बता रहे? क्यों? क्या हमारी सरकार ने, हमारे गृह मंत्रालय ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने इन देशों के विदेश मंत्री से, इन देशों के गृह मंत्री से बात करके कुछ डेटा लिया कि आखिर क्या कारण है? वो लोग हमारे जो भारत का संगठन है, और अगर भारत के संगठन पे गलत वहां पर बैन किया गया है तो भारत सरकार को हमारे संगठन के साथ खड़े हो जाना चाहिए, तबलीगी जमात के साथ खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन अगर उन देशों ने कुछ, उनके पास इनपुट है, कुछ उनके पास जांच है, उनके पास कुछ एविडेंस है, तो फिर भारत की सरकार को भी तबलीगी जमात के ऊपर पूरी नजर रखनी चाहिए। अभी अभी जो दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 7 लोगों को उठाया है, पूछताछ चल रही है, क्या करेंगे मुझे नहीं पता। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि सच तो कोई बोलने वाला नहीं, डंडे इनको मार दो, ह्यूमन राइट का मामला बन जाएगा, मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया। 4 डंडे मार के पूछो, कहेंगे माइनॉरिटी खतरे में आ गया, माइनॉरिटी को डंडे से पीटा जा रहा है। सच बोलेंगे नहीं, पुलिस डंडे से पीट नहीं सकती, तो पुलिस का अंतर्यामी है क्या? पुलिस को क्या, आदमी के मन में क्या चल रहा है उसको पुलिस कैसे पता करेगी? एक ही तरीका होता है नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना, और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बीच में सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में भारत के सबसे भ्रष्ट जज जस्टिस बालकृष्णन ने फैसला दे दिया कि नहीं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना आर्टिकल 20 का वायलेशन। क्यों दिया था? उनकी स्वाभाविक सी बात है, भ्रष्ट आदमी, उसको पता है कि अगर ये फैसला दे देंगे तो आगे सारे भ्रष्टाचारी बच जाएंगे। लेकिन भ्रष्टाचारियों को बचाने के चक्कर में यहां देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। सरकार चाह के भी, पुलिस चाह के भी, राज्य सरकार चाह के भी न तबलीगी जमात वालों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर सकते हैं, न अलगाववादियों कर सकते हैं, न आतंकवादियों कर सकते हैं, न जिहादियों कर सकते हैं, न उन्मादियों कर सकते हैं। टेस्ट करने के लिए उन्हीं की परमिशन चाहिए। अगर वो परमिशन दे दे, कोर्ट परमिशन दे दे, तब तो भैया टेस्ट हो सकता है। और टेस्ट करके उसको लाइव नहीं कर सकते, सजीव प्रसारण में नहीं कर सकते। आज तक आपने इवन कसाब का छोड़ दीजिए, तो बाकी किसी का भी जो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ उसमें किसी का लाइव प्रसारण हुआ क्या? किया क्या? ये जो अभी पकड़े गए हैं 8 डॉक्टर पकड़े गए, किसी का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लाइव नहीं होगा। कानून इतना घटिया है, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हो रही है, न किसी की नागरिकता खत्म हो रही है, न किसी को फांसी हो रही है, न किसी को उनका जो बता रहे हैं लाइव प्रसारण हो रहा है। तो देश जागरूक भी कैसे हो, और इनको जब सजा नहीं मिलेगी तो इनके अंदर खौफ कैसे पैदा हो? इसलिए मैं कहता हूं मध्य प्रदेश की सरकार को भी पहली बात तो हर चीज की वीडियोग्राफी कराना चाहिए, और मध्य प्रदेश की सरकार को भी आईबी अपनी लोकल वहां इंटेलिजेंस को लगा के एक एक व्यक्ति से बातचीत करके निकलवाने की कोशिश करना चाहिए। है क्या आखिर तबलीगी जमात क्या करता है? तबलीगी जमात के लोग इनका जो टोटल टारगेट है कि एक तो हर सप्ताह एक रात इनके कार्यक्रम में लगाना, मतलब उसको प्रमोट करने के लिए लगाना है। दूसरा क्या है, 1 डे इन ए वीकेंड इन ए मंथ, मतलब हर महीने एक दिन कम से कम पूरा लगाना है। टोटल 40 दिन, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 40 दिन के लिए निकलते हैं। टोटल 120 दिन अपनी जिंदगी में तबलीगी जमात को देना, ये उनका तरीका है। लगभग सिस्टम वही है जैसे आरएसएस में प्रचारक होते हैं, वो अपना घर परिवार छोड़ के फुल टाइम भारत माता की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र जागरण के लिए निकलते हैं। लगभग सेम कॉन्सेप्ट यही है। आरएसएस को काउंटर करने के लिए बनाया गया। आरएसएस के ऊपर खूब आर्टिकल लिखे गए, आर्टिकल आरएसएस को बैन लगाने की कोशिश किया गया। जगह जगह जब बम ब्लास्ट हुआ, ये हुआ वो हुआ, उसके बारे में आरएसएस से जोड़ दिया गया। कितनी बार ऐसा हुआ कि मतलब हर जगह आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश हुई। जब भी कोई, आज भी क्या हो रहा है, यही करें आरएसएस लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है, आरएसएस जो है उग्र हिंदू तो सिखा रहा है। तबलीगी जमात क्या कर रहा है इसके बारे में किसी को नहीं पता,
न नेता को पता, न अभिनेता कोई बोल रहा है, न लेखक बोल रहा है, न बुद्धिजीवी बोल रहा है, न पत्रकार बोल रहा है, कलमकार बोल रहा है। हमारी सरकारों ने भी जिन देशों ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाया उनसे भी कोई डेटा नहीं लिया, उनसे भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया, भैया आपने क्यों लगाया, क्या रिसर्च क्या किया। मुझे लगता है मामला बहुत गंभीर है, इसको गंभीरता के साथ लेना चाहिए। अगर तबलीगी जमात बिल्कुल ठीक है तो जिन देशों ने बैन लगाया फिर उन्होंने गलत किया, और अगर उन देशों ने बैन लगाया और ठीक किया, पूरी जांच करने के बाद बैन लगाया, तो फिर हमको भी अलर्ट होने की जरूरत है, हमको भी सावधान होने की जरूरत है। और फिर अगर इस्लामिक देश बैन लगा सकते हैं तो भारत में ऐसे संगठन के ऊपर बैन क्यों नहीं लगना चाहिए अगर वो रेडिकलाइज कर रहा है तो।